विनायक वीर या विवादित श्रृंखला के भाग 12 में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विनायक ने एक नई किताब की रचना शुरू की थी जिसका टॉपिक था हिंदू कौन है या हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, पर आखिर क्यों। रत्नागिरी जेल की विपरीत परिस्थितियों में भी विनायक ने इस टॉपिक पर नई रचना की। ये किताब हालांकि द मराठा नाम से लिखी गई थी और इसके बाद इसे रत्नागिरी जेल से स्मगल किया गया, जिसे बाहर नारायण राव ने पब्लिश किया। पर विनायक ने यही सब्जेक्ट क्यों चुना? हिंदुइज्म पर तो पहले से ही बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा चुके थे। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलकर देखते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में मुस्लिम्स को मुख्य साजिशकर्ता माना गया, यानी चीफ कॉन्स्पिरेटर उनको बताया गया। साथ ही साथ जितने भी क्रांतिकारी थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। अब 1857 की क्रांति के बाद एक शिफ्ट देखने को हमें मिला। क्या मिला शिफ्ट? हमने ये देखा कि 1857 के बाद जो मुस्लिम्स थे उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर हम देखते हैं कि लेट 19th सेंचुरी में सर सैयद अहमद खां आते हैं एक नई विचारधारा के साथ, जहां पर उनका प्राथमिक उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश सरकार है और जो मुसलमान हैं उनके बीच की दूरियों को कम करना, तनाव को कम करना, और साथ ही साथ जो मुस्लिम्स हैं उनको मॉडर्न एजुकेशन यानी कि इंग्लिश एजुकेशन के लिए प्रेरित करना, ताकि वो जो हमारी सरकार है यानी ब्रिटिश सरकार है उसके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकें, इंग्लिश को अडॉप्ट करना, मॉडर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करना। और इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने 1877 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की अलीगढ़ में। सर सैयद अहमद खान का कहना था कि ब्रिटिश भारत में अगर किसी एक कम्युनिटी को पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं तो वो है सिर्फ भारतीय मुसलमान। इसीलिए वो उन मुसलमानों का भी विरोध करते थे जो ब्रिटिश विरोधी थे। उनका मानना था कि हिंदू मेजॉरिटी में हैं, इसीलिए मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ही सबसे सही ऑप्शन है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस में भी मुस्लिम पार्टिसिपेशन काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। यानी अगर जो कांग्रेस की टोटल मेंबरशिप देखी जाए तो उसके कंपैरिजन में मुस्लिम्स का नंबर काफ़ी कम था, और इसी बात का फ़ायदा उठाया ब्रिटिश सरकार ने। क्योंकि बंगाल का जब विभाजन हुआ तो इनिशियली सभी ने उसका विरोध किया, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। लेकिन लॉर्ड कर्जन, नवाब सलीमुल्लाह, जो कि एक डक्का के इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम लीडर थे, उनको अपनी बातों से प्रभावित करने में सफल हुए। मुस्लिम्स को बताया गया कि अगर बंगाल का विभाजन होता है तो उन्हें ईस्ट बंगाल और असम के रूप में एक नई सेपरेट मुस्लिम एंटिटी मिल रही है। और इस बात का असर बाद के आंदोलन पर देखने को मिला। कई मुस्लिम लीडर्स ने जो स्वदेशी आंदोलन था, जो कि बंगाल विभाजन के अगेंस्ट चलाया जा रहा था, उस आंदोलन का विरोध किया। इसी के साथ साथ सरकार ने भी मुस्लिम्स को फेवर किया ताकि वो विभाजन की नीति को और पुष्ट कर सके। और ये हमें देखने को मिलता है 1909 में। 1906 में बनी मुस्लिम लीग, उन्होंने डिमांड की सेपरेट इलेक्टोरेट की और 1909 में सरकार ने इसकी पूर्ति भी कर दी और मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। साथ ही साथ मुस्लिम मेंबर्स की जो काउंसिल में संख्या थी वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में काफ़ी ज़्यादा थी। फिर होता है लखनऊ सेशन, जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये पैक्ट हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, जहां पर जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने प्रोविंशियल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने मुस्लिम्स को प्रोविंसेस में भी उनकी जनसंख्या के अनुपात से कहीं ज़्यादा सीटें दे दी थी। लेकिन ये कोई विराम नहीं था, कोई सॉल्यूशन नहीं था। ये भविष्य में होने वाली एक बहुत बड़ी घटना की महज शुरुआत थी। और फिर हम देखते हैं कि 1921 में मोपला रिबेलियन ने निर्दयता की सारी हदें पार कर दी। कौन थे मोपला? मालाबार की एक मुस्लिम कम्युनिटी थी मोपला, जो कि टेनेंट की तरह खेती करते थे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जमींदार हिंदू थे।
हालांकि मोपला रिबेलियन का कारण खेती से जुड़ी समस्याएं जैसे कि जमींदारों का अत्याचार करना या फिर उनको टेनेंसी राइट ना होना मोपलास को या फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए अत्याचार बताया जाता है, परंतु शायद ये पूरी सच्चाई नहीं थी। इस नरसंहार में एक हताश धार्मिक कट्टरता छुपी हुई थी। अगर ये जो आंदोलन था इसकी समस्याएं खेती से जुड़ी थी या सरकार के अत्याचार से जुड़ी थी, तो ये गुस्सा अचानक से 1921 में ही क्यों फूटा? इसका कारण था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन हालांकि सरकार के खिलाफ का आंदोलन था, लेकिन जब ये आंदोलन मालाबार पहुंचा तो एरनाड और वल्लुनाद के इलाके को खिलाफत राज्य घोषित कर दिया गया। वहां पर पुरानी शिकायतें हालात की अस्थिरता से मिल गई और इसका खामियाजा सरकार को नहीं, वहां पर रह रहे हिंदू समाज को उठाना पड़ा। लार्ज स्केल पर हिंदुओं को मारा गया, गर्भवती महिलाओं की हत्या कर दी गई, बेरहमी से उनके साथ बलात्कार किया गया, हिंदुओं के मंदिरों को अपवित्र कर दिया गया, कुएं तालाब आदि कटी फटी लाशों से भरे हुए थे, अजन्मे बच्चे मृत पड़ी लाशों से बाहर निकल आए थे। शंकर नायर लिखते हैं कि जिंदा हिंदुओं की खाल उतारी गई और उनसे उन्हीं की कब्र खुदवाई गई। ये सब दर्शाता है कि ये महज एक एग्रेरियन रिबेलियन तो नहीं था, यानी खेती से जुड़ा हुआ आंदोलन तो नहीं था। कांग्रेस के कई नेताओं ने जो मालाबार से खबरें आ रही थी पहले तो उन पर यकीन करने से मना कर दिया, फिर बाद में जब लार्ज स्केल पर इस तरह की खबरें आईं तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि इस तरह के जो काम हैं वो निंदनीय हैं, यानी मोपलाओं ने जो किया वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गांधी जी ने कहा कि हिंदुओं को मोपला कट्टरता का कारण ढूंढना होगा और वो पाएंगे कि वो बिना दोष के नहीं हैं। अंबेडकर इसी बारे में लिखते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए ये जो मालाबार में हुआ ये एक बहुत भारी कीमत थी, परंतु गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर इतने पॉजिटिव हो गए थे कि खिलाफत और मालाबार के कई कामों को वो इग्नोर करने के लिए तैयार थे, उनको हल्के में लेने के लिए तैयार थे। मुस्लिम लीग ने मोपला रिबेलियन को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि मोपला आंदोलन सरकार के खिलाफ था और एक तरह का ये धार्मिक युद्ध था, और क्योंकि ये धार्मिक युद्ध था और इसमें परंतु आश्चर्यजनक बात यह थी कि जब चोरी चोरा की घटना से प्रभावित होकर एक पूरा मूवमेंट जो कि उस टाइम पर चरम सीमा पर था उसको वापस लिया जा सकता था, तो मोपला आंदोलन के दौरान जो नरसंहार हुआ उसमें इतनी खामोशी क्यों थी? फाइनली जब सरकार ने इंटरवीन किया तो पूरा जो मोपला आंदोलन था उसको कुचल दिया। अब खिलाफत लीडर्स ने इसके बाद भी कोकनाडा में जो सेशन हुआ खिलाफत सेशन, उसमें मोपला जो थे उनको शहीद बताया। शौकत अली ने प्रस्ताव पारित किया कि बहादुर मोपलाओं के प्रति हमारा ये फर्ज है कि जो भी अनाथ मोपला है या मोपला जो भी बचे हैं या उनको जो भी जरूरत है वो हम पूरी करेंगे। विनायक ने मोपलाओं की इस बर्बरता और कांग्रेस की इस कायरता की बहुत कड़ी निंदा की। विनायक ने भारतीयों को सावधान किया कि भारत पर अफगान हमला होने की भी आशंका है। इसीलिए इस समय की कठिन विवादास्पद सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स तैयार किया और वो था हिंदू कौन है और साथ ही साथ हिंदुओं में एकता का क्या महत्व है। हालांकि जो जेल की स्थिति थी वो काफ़ी खराब थी, उनकी सेहत भी लगातार गिरती जा रही थी, परंतु उन्होंने इस किताब की रचना की और इस बार उन्होंने इस किताब को मराठी में नहीं लिखा बल्कि इंग्लिश में लिखा, क्योंकि वो इसका वाइड सर्कुलेशन चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरा देश को यूनाइट कर सकें। तो कौन था हिंदू विनायक के अकॉर्डिंग, ये जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब